खाड़ी देशों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस इमरजेंसी बैठक के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, ईरान के ऊपर हमला करना। ईरान के ऊपर हमला किया गया इजराइल की तरफ से और ईरान के ऊपर हमला करके उसकी सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला किया गया और इसके बाद में अब ईरान ने चेतावनी दी है, धमकी दी है कि जितने भी खाड़ी देशों के अंदर उनके ऑयल रिसोर्सेज हैं, गैस फील्ड है, उनको छोड़ करके निकल जाए। यानी अब ईरान हमला करने वाला है और बहुत जोरदार हमला करने वाला है खाड़ी देशों के ऊपर। और अब खाड़ी के 12 देशों ने, ये 12 मुस्लिम कंट्री, इन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और एक तरीके से आप यूं कहिए कि अमेरिका और इजराइल ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। सबसे बड़ी गलती 28 फरवरी जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर के और अब तक आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है और इस हमले की वजह से अब पूरी दुनिया भुगतने जा रही है। मैं आपको इस खबर के अंदर बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे यह हमला गैस फील्ड पर हुआ है और उस वो गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है उसकी वजह से खाड़ी के देश कैसे थर्राए हुए हैं, कैसे घबराए हुए हैं। और इसीलिए सऊदी अरब, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, कतर, सीरिया, तुर्की, यूएई, इन 12 देशों ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो कुछ कहा गया है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर, उसने भी निंदा की है इजराइल के हमलों की। ओमान की तरफ से निंदा की गई है इजराइल के हमलों की और जॉर्डन ने भी निंदा की है। अब क्यों ये देश निंदा कर रहे हैं? अभी तक तो ये देश पूरी तरह से इनके साथ में लगे हुए थे। हालांकि ये जो 12 देशों की जो बैठक हुई है, इमरजेंसी बैठक हुई है, इसमें एक तरीके से ईरान की भी निंदा की गई है। ईरान ने जिस तरीके से हमले किए खाड़ी देशों पर, उसकी भी निंदा हुई है। देखिए, वो तो एक फॉर्मेलिटीज है। जब आप इकट्ठा होंगे, आपके उस पर हमला हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप एक प्रस्ताव पास करेंगे ही कि हमारे ऊपर हमला ना किया जाए। इस तरह की बात तो आप कहेंगे ही। लेकिन आप जिनके साथ में खड़े हुए हैं उनकी अगर आप निंदा कर रहे हैं, आप जिनके साथ में खड़े हुए हैं उनके बारे में अगर आप कह रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए। और इसके बीच में जब ये खाड़ी देशों में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है, इमरजेंसी बैठक हो रही है, इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल करके सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और एक तरीके से अमेरिका का प्लान यही है कि किसी भी प्रकार से इन खाड़ी देशों को आपस में उलझा करके और अब हम यहां से निकल लेते हैं। लेकिन ये क्या इतना आसान होने वाला है? इस बात को पॉइंट वाइज पर दर पर समझते चले जाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की गैस पार्स पर जो हमला हुआ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की, पूरी आप यूं कहिए कि इस प्लेनेट की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जिसके ऊपर हमला हुआ है। पूरी दुनिया को इसकी वजह से झटका लगने वाला, पूरी दुनिया को एक सप्लाई शॉक जिसको आप कह सकते हैं वो लगने वाला है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अब कतर और ईरान, चूंकि इसको दोनों मिलकर के चलाते थे, ये इतनी बड़ी गैस फील्ड थी, इसलिए कतर ने भी इसकी निंदा की है, यूएई और ओमान ने भी इसकी निंदा की है। यूएई तो आप समझते हैं कि कैसे दुबई में लगातार कोहराम मचा हुआ है, अबू धाबी में, यानी जो दुबई की शान शौकत थी वो पूरी तरह से ईरान ने खत्म करके रख दी। और इसीलिए जो है अब यूएई अमेरिका के साथ कम और एक तरीके से ये चाह रहा है कि हमारे ऊपर हमले ना हो, इसलिए सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका इस बात को नहीं समझ पाया कि जितने भी उनके टॉप कमांडर्स को, सीनियर लीडर्स को, सुप्रीम लीडर्स को आपने मारा, उसकी वजह से भी इस जंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका को लगा कि अब शायद हम उनके ऑयल रिसोर्सेज पर, उनके जितने भी गैस रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि ये लीडर्स को मारे जाने से इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका की, इजराइल की हो सकता है कि थिंकिंग हो और इसीलिए उन्होंने ऑयल रिसोर्सेज पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद में ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई हम अब खत्म करने वाले, सब कुछ राख करने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल के पास में इसका कोई बैकअप प्लान नहीं है, पहली बात तो ये साफ दिखाई दे रही है। और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका ने हमें लाइसेंस दे दिया है, इजराइल ने हमें लाइसेंस दे दिया है और अब तो अर्थक्वेक आएगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है।
यानी आपने हमारे ऊपर हमला करके हमको छुट्टा कर दिया पूरी तरह से। अब हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं रही है, कुछ भी नहीं रहा है। और आपको याद होगा, मैंने आपको करीब करीब 10 दिन पहले खबर बताई थी, इस युद्ध के 10 दिन के बाद में, यानी एक तरीके से जब ईरान के वाटर डिसैलिनेशन पॉइंट पर हमला किया गया तो पलट करके ईरान ने भी बहरीन में और कई अलग अलग जगहों पर वाटर डिसैलिनेशन पॉइंट्स पर हमला किया था। ईरान की नीति रणनीति पहले से साफ है, हमारे ऊपर जैसा हमला होगा वैसा हम करेंगे। अब ईरान ने ये कह दिया कि भाई हमें अमेरिका ने लाइसेंस दे दिया है खुल करके कहीं पर भी हमला करने का, लिहाजा हम कोई किसी प्रकार की रेड लाइन अब नहीं रखने वाले हैं। और ये जो बैटलफील्ड है एक तरीके से जो अभी तक चल रही थी, जिसमें सुप्रीम लीडर या फिर जो सीनियर लीडर हैं या फिर कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, अब ये बैटल चेंज हो गई है। अब ये युद्ध जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये बैटलफील्ड ये ऑयल बैटलफील्ड बन गई है। ऑयल और तेल के लिए वो जंग अब हो रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर ईरान यहाँ पर जेसीसी के जितने भी मेजर पॉइंट है उन पर हिट करने लग जाएगा तो इन देशों की, यानी जो खाड़ी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो जाएगी। खाड़ी देशों के पास में कोई अपना अलग से रिसोर्स नहीं है, ज़्यादातर देशों के पास में गैस है, ज़्यादातर देशों के पास में तेल है और उसी से वो चल रहे हैं। लेकिन अगर आप गैस और तेल वहाँ पर हमला करते हैं तो उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं साहब। और दूसरी बात यह है कि कतर, उसका तकरीबन 30% एलएनजी, कतर उसके पास में 30% एलएनजी है। अगर उसको तबाह कर दिया तो फिर 25 से 30% कहा जाता है, उसको अगर तबाह कर दिया तो कतर के पास में कुछ बचेगा नहीं। अरामको सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी है उनकी अरामको, जिसमें 1.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये इतनी बड़ी रिफाइनरी है, यानी इसका जो मार्केट कैप है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी। अब आप कहेंगे कि भाई इतना पैसा समझ में नहीं आता है, तो जरा हिंदुस्तानी पैसे में समझिए, इसको भारतीय पैसे में समझिए तो 149 लाख करोड़ रुपए। अब भी आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इतने पैसे की हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 100 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, इतने की हम कल्पना कर सकते हैं कि चलिए इतना रुपए शायद होता होगा। ये 149 लाख करोड़ रुपए की रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी को अब अगर तबाह कर दिया तो फिर उसके बाद में आप ये कहिए कि सऊदी अरब घुटने पर आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा एक तरीके से। ये जो अरामको रिफाइनरी है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और यहां से 12 मिलियन बैरल रोजाना तेल निकलता है। 12 मिलियन बैरल रोजाना यहां से तेल निकलता है। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि इतना तेल जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार, और जो अमेरिका की तरफ से एक प्लान बी था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा है तो रेड सी के जरिए तेल आ जाएगा और रेड सी में हम अपने गेराल्ड जहाज को लगा देंगे, हुती उस पर कंट्रोल कर लेंगे और रेड सी को जो है हम खोल देंगे। ये भी कहा गया कि एक स्पेशल पाइपलाइन के जरिए रेड सी से जो तेल आ सकता है। लेकिन अगर अरामको ही खत्म तो फिर तो खत्म। अब यूएई की जो रिफाइनरी है वो भी निशाने पर है। यूएई वो उसकी जो रिफाइनरी है जिससे यूएई ने पैसा बना करके एक तरीके से अबू धाबी उसको डेवलप किया या फिर आप कहिए कि दुबई उसको डेवलप किया, वो भी निशाने पर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जो समझने वाली बात है कि अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करके पहले ही अपने आप को पूरी तरह से सेव कर चुका है। उसने ऑयल और गैस को लेकर के अपने आप को सिक्योर कर लिया है। अब अगर मुसीबत आएगी तो पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए, हमारे लिए आएगी। साउथ एशिया के सबसे बुरे दिन आने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका वो ना केवल दुनिया को फंसा रहा है बल्कि उसके साथ साथ आप यूं भी कहिए कि अमेरिका ने इन खाड़ी देशों को भी चौपट करने का प्लान बना लिया है। यानी आपने जिस तरीके से हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान अब खाड़ी देशों पर हमला करेगा और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में सींग टकरा करके एक दूसरे को खत्म कर दें। यही अमेरिका की सोच है। और अब ऐसे में जो ये बैठक हुई, इमरजेंसी बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं चर्चा इस बात पर भी हुई होगी कि अमेरिका के तार टाइट किए जाएं, वरना ईरान तो बर्बाद कर ही रहा है। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ऑयल और गैस का अगर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा तो फिर उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं, कुछ चलेगा नहीं। मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं। मोरबी गुजरात से एक वीडियो निकल करके सामने आई है और ये वीडियो वहां पर काम करने वाले एक भारतीय शख्स ने मोरबी के अंदर, गुजरात में, मोरबी एक शहर आपको याद होगा जो झूला टूटा था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे,
वहां पर बहुत बड़ी जो है वो फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग कंपनीज है बहुत बड़ी बड़ी, और वहां पर टाइल्स बनाने का काम किया जाता है। 365 दिन ये मशीनें चलती हैं, क्योंकि एक बार अगर आप इनको बंद कर देंगे तो बहुत मुश्किल काम है कि फिर इनको दोबारा से चलाया जाए। और ऐसे में अब वहां पर भी मशीनें बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई तेल की गैस की कोई कमी नहीं है। दरअसल वो जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में जो गैस जा रही थी, उस गैस को आम लोगों के लिए भेजा जा रहा है। अब लिहाजा या तो आप आम लोगों को खिला लीजिए या फिर फैक्ट्रियों को चला लीजिए। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। कुल मिलाकर के अब दो बातें आप आसान भाषा में समझ लीजिए। एक तरफ गल्फ देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको तबाह किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को एक तरीके से, या कम से कम आधी दुनिया तो आप जरूर मान करके चलिए, जो गल्फ देशों पर निर्भर है, भारत जैसे जो देश हैं, ये जो दुनिया है वो इस वक्त में संकट के मुआयने पर आकर के खड़ी हो गई है। भारत में अभी तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, तकरीबन बाकी जगह पर बढ़ चुके हैं, लेकिन कब तक जो है वो आखिरकार, आप चुनाव है भारत के अंदर, आपको पता है चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव के बीच में तेल का दाम बढ़ाना आपको पता है कितना बुरा असर डालेगा। और बीजेपी जहां असम में सरकार में है, वहां बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, और बीजेपी के हाथ से एक स्टेट निकल जाएगा। या बंगाल में जो सोच रहे हैं कि तगड़ी फाइट देंगे, वहां पर भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अब केवल जो है वो अमेरिका को ईरान से ही खतरा नहीं है। अब नाटो देशों ने कह दिया है कि भाई आप अपना देखिए, आपको निकलना है तो निकल जाइए यहाँ से, आपको कुछ और करना है तो वो कर लीजिए, हम आपके साथ में इस जंग में नहीं कूदने वाले हैं। ये नाटो देशों की तरफ से साफ कर दिया गया, नहीं इनकार कर दिया गया है। साउथ एशिया, जहाँ पर जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इन सब ने मना कर दिया है कि हम नहीं आ रहे हैं, हम ना अपनी शिप्स को भेज रहे हैं, ना सीधे तौर पर इस जंग में आ रहे हैं। और अमेरिका और इजराइल के साथ में इस वक्त में कोई भी एक सिंगल कंट्री वो साथ में खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। कोई सिंगल कंट्री वो ये नहीं कह रही कि हम इजराइल के साथ हैं, अमेरिका के साथ है, कोई भी बड़ी कंट्री। और दूसरी तरफ ईरान का जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ये जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों को हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पेन के अंदर बहुत बुरी तरह से जो है वो अमेरिका को लताड़ लगी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये स्पेन की वहाँ की एमपी हैं, और इन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल वो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन्होंने स्पेन से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने और नाटो छोड़ने की अपील भी की है। Seguir utilizando para las guerras ilegales de Trump es expulsar al ejército norteamericano de nuestro país. No a la guerra es revertir ese rearme que se está gastando el dinero de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, en armas y tanques por orden de Donald Trump. No a la guerra es salir de la OTAN, presidente, porque mientras sigamos haciendo parte de esa alianza criminal, seguiremos siendo cómplices de Estados Unidos y de Israel, queramos o no. मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, उस तस्वीर से पूरी तरह से मुझे लगता है कि आपके जहन में भी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये स्टेट ऑफ हुर्मुज की पिछले 24 घंटों की स्थिति है। स्टेट ऑफ हुर्मुज में पिछले 24 घंटे से कोई कहीं पर कोई आवाजाही नहीं दिखाई दे रही है। स्टेट ऑफ हुर्मुज में जो पहले जहाज निकल रहे थे वो भी एक तरीके से बंद हो गए हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ हुर्मुज से उन जहाज़ों का निकलना भी बंद हो गया है, और यही अमेरिका के लिए इस वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को किसी कीमत पर अमेरिका खुलवा पाने में कामयाब नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक उसके लिए बड़ी स्थिति है। और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ईरान के, वो कह रहे हैं कि मैक्रो ने इजराइल और अमेरिका, उन्होंने मैक्रो पर पलटवार किया है। मैक्रो ने फ़ोन पर बात की थी, उसके बाद में एक पोस्ट भी डाला, और मैक्रो को लेकर के उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के हमले की मैक्रो ने कभी निंदा नहीं की। जब इजराइल ने तेहरान में ईंधन का गोदाम उड़ाया, लाखों लोग जहरीले धुएं के खतरे में आ गए, तब भी मैक्रो चुप रहे। लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया तो मैक्रो चिंता जता रहे हैं। ये गलत है, दुखद है। ये जो है वो मैक्रो को जवाब दिया गया है ईरान की तरफ से।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान कतर पर हमले नहीं रोकेगा तो फिर इजराइल अमेरिका भी साउथ पार्स गैस फील्ड को उड़ा देंगे। यह उनकी तरफ से कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे गुस्से में इजराइल ने ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड की एक बड़ी फैसिलिटी पर हिंसक हमला किया है। पूरे इलाके का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। यूनाइटेड स्टेट को खास इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। कतर देशों को भी इस तरह के हमले में शामिल नहीं किया गया और न ही उन्हें इस बात का कोई अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। बदकिस्मती से ईरान को भी यह या फिर साउथ पार्स से जुड़े हुए हमले की कोई जरूरी बात नहीं पता थी और उसने गलत तरीके से कतर की एलएनजी गैस फैसिलिटी के एक हिस्से पर हमला कर दिया। इजराइल इस बहुत जरूरी और कीमती साउथ पार्स फील्ड पर तब तक कोई हमला नहीं करेगा जब तक ईरान बेवकूफ़ी में एक बहुत ही मासूम और इस हमले में कतर पर हमला करने का फैसला ना करे। ऐसी हालत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इजराइल की मदद या सहमति के साथ या उसके बिना पूरे साउथ पार्स को उतनी ताकत के साथ में उड़ा देगा जैसा पहले कभी ईरान ने नहीं देखा होगा। मैं इस लेवल की हिंसा और तबाही को मंजूरी नहीं देना चाहता क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर के एलएनजी पर फिर से हमला हुआ तो मैं ऐसा करने में नहीं हिचकिचाऊंगा। कुल मिलाकर के आसान भाषा में समझिए, डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि भाई अगर कतर पर तुमने हमला किया तो फिर हम तुम्हारी पूरी इस गैस फील्ड को उड़ा देंगे। ये जो गीदड़ भभकियां ट्रंप की तरफ से बार बार दी जाती थी कि खामनेई को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबका हश्र क्या हुआ हम सबने देखा। और अब वो कह रहा है कि अगर कतर पर हमला किया, क्योंकि कतर ने हाथ खड़े कर दिए अमेरिका से कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है, और वो कह रहा है कि अगर कतर पर हमला किया तो हम आपकी इस पूरी गैस फील्ड को उड़ा देंगे, चाहे वो इजराइल की मदद से उड़ाएं या अकेला अमेरिका इस बात को करे। मुझे लगता है कि अमेरिका इस ख्वाब को भी पूरा करके देख ले, ईरान को तब भी वो घुटने पर नहीं ला पाएगा। ये सच्चाई है, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। लेकिन खाली इस वक्त में जो धमकियां दी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि किसी तरीके से ये खाड़ी देश कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकियों को यहाँ से भगा दे। कुल मिलाकर के दोनों तरीके से इस बात को आप समझिए, खाड़ी के देश भी खुल करके साथ में आ नहीं रहे हैं ईरान के, बस सिर्फ अपने ऊपर जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, उस डर की वजह से जो है वो थोड़ा सा बोलने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे तेल और गैस अगर वो चौपट हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन अभी भी वो अमेरिकियों को भगा नहीं रहे हैं और अमेरिका उनकी सपोर्ट में सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि कहीं अमेरिकियों को भगा ना दे यहाँ से। इस जंग के अगले कुछ घंटे मुझे लगता है कि बेहद निर्णायक हैं और खाड़ी के देशों को फैसला करना होगा, अमेरिकी चाहिए या फिर तेल और गैस जो उनकी अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत पहिए हैं वो चाहिए। अब जंग कुल मिलाकर के इसी पॉइंट पर आकर के टिक गई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।